नमस्कार, मैं अमृता श्री राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। आज हम रीतिकालीन कविता की उपलब्धियों पर बातचीत करेंगे। रीतिकालीन कविता की उपलब्धियों पर बातचीत करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि दरअसल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल की समय सीमा क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का शुरुआत लगभग 1000 ईस्वी से होता है। तो सबसे पहला काल जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत वो आदिकाल है, फिर मध्यकाल है। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, भक्ति काल और रीतिकाल। तो उसी रीतिकाल की हम बात कर रहे हैं, उसी रीतिकालीन कविता की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। तो उस रीतिकाल की समय सीमा लगभग 1700 से 1900 ईस्वी है। और यह जो समय सीमा मैंने आपको बताया, यह एक सर्वसहमति, अधिकांश इतिहासकारों की एक सर्वसहमति है। कोई कुछ इतिहासकार इससे कुछ साल आगे बताएंगे तो कोई कुछ पीछे बताते हैं, लेकिन लगभग यही काल है। अगर हम हिंदी साहित्य का प्रोधा इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है उन्होंने, तो उसमें वो बताते हैं कि रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 है, यानी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। अब यह कि जो लगभग 1700 से 1900 ईस्वी के बीच जो काव्य रचा गया उसको हम रीति काव्य की संज्ञा क्यों देते हैं। दरअसल ये इस रीति शब्द का क्या अर्थ है, तो यह जो रीति शब्द है वो भारतीय काव्य शास्त्र का शब्द है। रीति संप्रदाय, वहाँ एक संप्रदाय है जिसके प्रतिष्ठापक हैं आचार्य वामन, और वहाँ जो आचार्य वामन ने जो रीति शब्द का अर्थ किया, दरअसल वही अर्थ हम अपने रीति काव्य में रीति शब्द का अर्थ करते हैं। और वह जो अर्थ है वह है विशिष्ट पद रचना। रीति यानी विशिष्ट पद रचना या वैसी पद रचना जो एक विशेष प्रकार की प्रणाली में बद्ध हो, यानी जिसके कोई एक निश्चित नियम हो, कायदे हो, कानून हो। तो रीति काव्य यानी कि वैसी कविताएं जो एक विशेष प्रकार की रीति में, एक विशेष प्रकार की लीक पे रची गई हो। तो अब अगर हम रीतिकाल का जो आलोचक मूल्यांकन करते हैं या जो इतिहासकार अपने इतिहास में मूल्यांकन करते हैं, वो अधिकांश आलोचकों और इतिहासकारों ने रीतिकाल को हिंदी साहित्य का अंधकार युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को ऐतिहासिक त्रासदी के रूप में देखा है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब इतनी निकृष्ट कोटि का काव्य रीतिकाल में रची जा रही थी, तो ऐसा क्या था कि वो लगभग 200 साल तक रचे जाते रहे लगातार। उसे तो खत्म हो जाना चाहिए, उसके स्थान पे कुछ अच्छा आना चाहिए था, लेकिन वो 200 साल तक अपना अस्तित्व कैसे बचाए रखा रीति काव्य। तो इसी पॉइंट पर, इसी बिंदु पर रीतिकालीन कविता की उपलब्धियों पर हम बातचीत करेंगे कि कुछ तो ऐसा था, कुछ तो ऐसी सकारात्मक चीज़ें जरूर होगी जिसके कारण वो लगभग 200 साल तक अपना अस्तित्व बनाए रखा। तो रीतिकालीन कविता की पहली उपलब्धियों पर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन कविता या रीतिकाल वह पहला काल है, वह पहला युग है जो सर्वप्रथम ऐहिकता की बात करता है। ऐहिकता यानी इस लोक यानी जिस लोक में हम और आप रहते हैं। इसके पहले भक्ति काल था जो पारलौकिक बातें करता था, परलोक की बात करता था, ईश्वर की बातें करता था। तो इस बिंदु पर रीतिकाल की यह उपलब्धियां गिनी जा सकती है कि रीतिकाल सामान्य मनुष्य की बात करता है। रीतिकाल में जो प्रेम है, जो श्रृंगार है, दरअसल वो गृहस्थ है ना, गृहस्थ धर्म के जो श्रृंगार है, यानी कि जो पति पत्नी के बीच नोक झोंक है, वो सामान्य मनुष्य के जो प्रेम है वो दिखेंगे आपको रीतिकालीन कवियों के यहाँ। तो यह इस तथ्य को हम रीतिकाल की पहली उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं कि रीतिकालीन कवि जीवन के प्रति ऐहिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अब इसके बाद अगर हम दूसरी उपलब्धियों की ओर बढ़ें तो कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम इस युग में यानी रीतिकाल में कला को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया गया। कला अपने आप में रीतिकालीन कवियों के लिए साध्य था, न कि भक्ति, धार्मिक प्रचार, सामाजिक अथवा राजनीतिक सुधार का साधन। कला के लिए है या कला किसी और चीज़ के लिए है, इस तथ्य पर हमारे दर्शन में, भारतीय दर्शन में भी, पाश्चात्य दर्शन में भी एक लंबी बहस की परंपरा है। आप उसे देख सकते हैं। किसी का कहना है कि दरअसल कला केवल कला के लिए है, कोई कहता है कि कला समाज के लिए, समाज की बेहतरी के लिए है, तो किसी का मानना है कि कला खुद के लिए है, कला स्वांतः सुखाय के लिए है, जिसकी बात तुलसीदास अपने रामचरितमानस में करते हैं। तो रीतिकालीन जो कवि हैं वो कला के लिए, कला को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण कर वो अपनी कविताओं में आगे बढ़े। अब हम अगली उपलब्धि की ओर बढ़ें तो हम देखेंगे कि रीति काव्य का जो मूल्यांकन अधिकांश आलोचकों ने किया है, वह रीति
काव्य की जो कविताएं थी, रीति कविताएं जो थी, उसको 3 भागों में बांटकर देखें। वो है रीतिबद्ध कविता, रीति सिद्ध कविता, रीति मुक्त कविता। यानी कि रीतिबद्ध कविता वह कविता जिसमें कि आपके भारतीय काव्यशास्त्र से, संस्कृत काव्यशास्त्र से कुछ लक्षण दिए जाते हैं, वीर रस, रस का लक्षण, छंद का लक्षण या अलंकार का लक्षण, फिर उस लक्षण के बाद फिर वो उदाहरण देते हैं। ये इस लक्षण और उदाहरण के परिपाटी को जो अनुकरण करता है वो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं, उनकी कविताएं रीतिबद्ध कविता कहलाती है। इसके बाद है रीति सिद्ध, यानी कि जो लक्षण तो नहीं देते हैं लेकिन जो उदाहरण रचते हैं, मतलब उसी पैमाने पर लक्षण जो है, जैसे कि श्रृंगार रस है या वीर रस है, या जो छंद है, भाई दोहा छंद क्या होगा, तो उनके दिमाग में है कि भाई ये है, इतने छंद है, इतने वर्ण और इतने मात्रा उसमें होनी चाहिए। तो उनकी कविताओं में वो ये तो नहीं बताएंगे कितने वर्ण और मात्रा, लेकिन वो सीधे आपको उदाहरण देंगे, तो वो रीति सिद्ध है। रीति मुक्त कवि जो इन लक्षण और उदाहरण की परंपरा से अलग होकर, बिल्कुल मुक्त होकर कविताएं लिखते हैं, वो रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। दरअसल इन 3 प्रकार के काव्यों के आधार पे अधिकांश आलोचकों ने रीति काल का मूल्यांकन किया है, लेकिन रीति काल में केवल इतने ही प्रकार की कविताएं नहीं रची गई। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा था जिसको रीति काल का मूल्यांकन करते समय हमारा उस पर ध्यान देना जरूरी होगा। इस प्रकार हम रीतिकालीन साहित्य को अगर हम बांटें तो समस्त रीतिकालीन साहित्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला रीति काव्य, जिसकी मैंने बात किया, जिसको 3 भागों में लोग बांटते हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, जिसके आधार पर आज तक रीति काल का मूल्यांकन किया जाता रहा है। दूसरा जो है वो है लोक काव्य, जिसका अधिकांश आलोचकों ने अवहेलना किया है। रीति काल का मूल्यांकन करते समय इस लोक काव्य को ध्यान में नहीं रखा गया है। लोक काव्य जिसे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल भी नहीं किया। इसके बाद जो है तीसरा साहित्य वो है गद्य साहित्य, जिसका आविर्भाव 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योगवासिष्ठ से होता है। तो इन तीनों प्रकार के साहित्य को आधार बनाकर ही हम रीतिकाल का मूल्यांकन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोक साहित्य को साहित्य की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया, न ही गद्य के आविर्भाव को रीतिकाल की उपलब्धि मानी गई। रीतिकालीन लोक काव्य धारा रीतिकाल की एक अलग तस्वीर पेश करता है। जब आप रीतिकालीन लोक कवियों को पढ़ेंगे, जैसे घाघ, भंडारी, तो देखेंगे कि उनकी कविताओं में बलि प्रथा, बाल विवाह आदि सामाजिक विसंगतियों का चित्रण हुआ है। अगर हम कवि घाघ, भंडारी आदि जैसे लोक काव्य धारा के कवियों को साहित्य के इतिहास में स्थान दें, तो इससे हम रीतिकालीन साहित्य के साथ न्याय कर पाने में हमें ज़्यादा सहूलियत होगी। लोक कवियों को साहित्य में शामिल करने से रीतिकाल आम जनता से उस प्रकार असंपृक्त यानी जुदा नज़र नहीं आएगी, जैसा अधिकांश आलोचकों ने रीतिकाल का मूल्यांकन किया है। लोक कवियों को शामिल करने से रीतिकालीन साहित्य का मानवीय पक्ष उभर कर सामने आएगा। तो रीतिकाल की उपलब्धियों में हम इस लोक साहित्य को भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद गद्य साहित्य, जिसका आरंभ रीतिकाल में ही हो जाता है। 1741 ईस्वी से गद्य साहित्य का आविर्भाव माना जाता है और माना जाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यह बात अपने इतिहास में कही है। तो फिर इस गद्य साहित्य के आविर्भाव को हम रीतिकाल की उपलब्धि क्यों न माने, रीतिकाल का मूल्यांकन करते समय हम इसे इसकी उपलब्धि के रूप में क्यों न गिने। 1741 ईस्वी में जब राम प्रसाद निरंजनी भाषा योगवासिष्ठ की रचना करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे गद्य साहित्य की परंपरा रुक जाती है। उसके बाद निश्चित समय अंतराल पर और भी अनेक गद्य लेखक आते हैं और वो अपनी रचनाएं लेकर आते हैं। 1741 ईस्वी के बाद 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम की पुस्तक जय प्रकाशित होती है। फिर 1773 से 74 ईस्वी में राजस्थान के किसी अज्ञात लेखक की रचना मंडोवर का वर्णन भी मिला है। फिर 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और यहाँ से तो इंसाल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल की पुस्तक प्रेम सागर, सदा सुख लाल न्याज की पुस्तक सुख सागर और सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान से क्रमबद्ध रूप से गद्य साहित्य का सूत्रपात हो जाता है। 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी पत्र साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकाल के उत्तरार्ध में गद्य साहित्य का आविर्भाव होता है एवं गद्य की एक
अविरल धारा देखने को मिलती है। तो रीतिकाल की इस विशेषता को, इस उपलब्धि को, इस काल का मूल्यांकन करते समय हमें दृष्टिगत रखना चाहिए, अन्यथा हम रीतिकाल के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। गद्य साहित्य के अलावा और भी काव्य के प्रकार रचे जा रहे थे रीतिकाल में। वो थे भक्ति, नीति व वीरता प्रधान काव्य। नीति प्रधान काव्य में गिरधर कविराय व वृंद का नाम सम्मान से लिया जाता है। भूषण रीतिकालीन वीर काव्य के सचमुच ही जातीय कवि हैं। भूषण और लाल ने राष्ट्रीय अथवा जातीय अभिमान के लिए वीर भावना का संबंध स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम प्रदान किया। भक्ति काव्य की धारा भी इस युग में पूरे वेग से प्रवाहित हुई थी। नीति काव्य के अलावा और वीर काव्य के अलावा भक्ति काव्य भी लिखे जा रहे थे, रचे जा रहे थे। मधुरा भक्ति का विस्तार कृष्ण काव्य की सीमाओं को पार कर राम काव्य तक हो चुका था और राम भक्ति में रसिक भावना का पूर्णतः सन्निवेश हो गया था। रीतिकाल की उक्त सभी विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का बिल्कुल ठीक मूल्यांकन किया है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। रीतिकाल हिंदी साहित्य के बहुविध विकास विस्तार का युग है। इसकी सृजनात्मक प्रतिभा का उत्कर्ष बिंदु देव, बिहारी, मतीराम के काव्य तक ही पहुँच पाया। तुलसी और सूर के कीर्तिमान अप्राप्य ही रहे, परंतु शुद्ध कविता अथवा काव्य कला के प्रतिमानों से आंकने पर इसका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार रीतिकाल को सिर्फ रीति काव्य से जोड़कर देखना हमारी एकांगी दृष्टि का परिचायक है। रीति काव्य के आधार पर रीतिकाल का मूल्यांकन न्यायपूर्ण नहीं है, रीति काव्य के साथ न्यायपूर्ण नहीं है। अगर हम रीतिकाल का मूल्यांकन रीति काव्य के अतिरिक्त लोक काव्य धारा, भक्ति, नीति व वीर काव्य एवं गद्य साहित्य के आविर्भाव को भी ध्यान में रखकर करें तो रीतिकाल ऐतिहासिक त्रासदी या अंधकार युग नजर नहीं आएगी। इससे रीतिकाल का मानवीय पक्ष व लोक से जुड़ाव आदि विशेषताएं भी सामने आएगी। इस प्रकार रीतिकाल का समग्र मूल्यांकन अब भी अपेक्षित है और ये सारे तमाम प्रकार के काव्यों को हम रीतिकाल की उपलब्धियों के रूप में गिन सकते हैं। रीति काव्य की अगर अगली उपलब्धियों की बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि जो रीति काव्य है वो भारतीय काव्य शास्त्र के अस्तित्व को बचाए रखने का एक पुनर्काव्य है, या यूं कहें कि संस्कृत काव्य शास्त्र का देशज रूपांतरण है, या उत्तर संस्कृत साहित्य यानी उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य का पुनरुत्थान है। इस तथ्य को इस तरीके से आप समझिए कि जो भारतीय काव्य शास्त्र थे, जो उसमें जो भी सिद्धांत थे, जो भी नियम थे, जो भी कायदे थे साहित्य रचने के, साहित्य लिखने के जो बताए गए थे, दरअसल उसी नियम और कायदे कानून को आधार बनाकर रीति कवि अपनी कविताओं की रचना कर रहे थे। इसके पहले भक्ति काल में हमारा जो काव्य शास्त्र की परंपरा है उससे बिल्कुल विमुख है वो, और लगभग आदि काल में भी वही बात है। तो रीति काव्य जो है या जो रीति काल है एक प्रकार से भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम करती है, और यह अपने आप में रीति काव्य की बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी विशेषता है कि वो भारतीय काव्य शास्त्र को अपने तरीके से अपनी भाषा में, लोक भाषा में बचाए रखने का काम करती है। रीतिकाल की अंतिम उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो वो हम उसकी रीतिकालीन कविता की भाषा को आधार बनाकर कर सकते हैं कि जो रीतिकालीन कवि हैं उनकी भाषा का जब चमत्कार देखें कि भाषा में किस प्रकार वो चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उनकी भाषा किस प्रकार, रीतिकालीन कवियों की भाषा किस प्रकार माधुर्य गुण के लिए भी बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल उचित भाषा है, और कैसे वीरता प्रधान या वीर प्रधान जो कवि हैं उनकी जो कविताएं हैं कैसी जो वो भाषा किस प्रकार वीरता प्रधान भावों को भी अभिव्यंजित करने में सहायक है। मतलब एक भाषा, लगभग सभी रीतिकालीन कवियों की भाषा ब्रज भाषा है, लेकिन वो तमाम प्रकार के भावों को अभिव्यक्त करने में बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल एक सुस्पष्ट तरीके से सारी अभिव्यंजनाओं को अभिव्यंजित करती है रीतिकालीन कविताओं की भाषा, रीतिकालीन कवियों की भाषा। मुहावरे और लोकोक्तियों के द्वारा भाषा में प्रवाह और जीवंतता का संचार किया
जो बिंब उन्होंने अनेक प्रकार के बिंबों का जो दर्शन कराए हम लोगों को अपनी कविताओं में, वो भी एक अभूतपूर्व सफलता है रीतिकालीन कवियों की। भाषा की सुघड़ता और तरलता का जैसा विकास रीतिकालीन ब्रज भाषा में प्राप्त होता है, वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन सारे 5-6 जो मैंने तथ्य बताए हैं कि रीतिकाल सर्वप्रथम ऐहिकता की बात करता है, रीतिकाल कला के लिए पे आगे बढ़ता है। रीतिकालीन कविता में केवल रीतिबद्ध, मुक्त और सिद्ध ही नहीं है, इसके अलावा और भी कई प्रकार की कविताएं हैं। लोक काव्य है, नीति काव्य है, भक्ति काव्य है, गद्य साहित्य का आविर्भाव है। फिर रीतिकाल जो है, रीतिकालीन जो कविताएं हैं वो एक प्रकार से भारतीय या संस्कृत काव्यशास्त्र का पुनरुत्थान का काव्य है। और फिर जो भाषा है, कैसे हर एक प्रकार की भावों के अभिव्यंजना के लिए रीतिकालीन भाषाएं बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल उचित है। वह अपने ये सारे तथ्य, ये सारे जो फैक्ट हैं, वो रीतिकालीन कविताओं की उपलब्धियों में गिना जाना चाहिए। और रीतिकाल का जब हम मूल्यांकन करें तो इन सारे उपलब्धियों को हमें ध्यान में रखकर रीतिकाल का मूल्यांकन करना चाहिए। धन्यवाद।